नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। हमने इस सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ लास्ट वीडियो में देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 11। हम एमसीक्यू नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 10 एमसीक्यूज जो है वो हमने लास्ट वीडियो में देखे। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 11, साइज रिडक्शन लीड्स टू डैश सरफेस एरिया। जब साइज रिड्यूस होता है तो सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए डिक्रीज, बी रिमेन सेम, सी इंक्रीज, डी नन ऑफ द अबव। तो जब साइज रिड्यूस होता है तो सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आप बोलोगे कैसे? जब कोई भी बॉक्स हो गया, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कोई क्यूब है तो क्यूब के आप 4 टुकड़े करिए और उनको सेम लाइन में रखिए, 2-2 की लाइन में रखिए, तो उनका सरफेस एरिया क्यूब से बड़ा हो गया या छोटा होगा? बड़ा होगा। उसके और हर एक पार्ट के 4 टुकड़े करिए और उनको सेम लाइन में रखिए, तो आपका सरफेस एरिया और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे साइज रिड्यूस होता जा रहा है वैसे वैसे आपके पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, और पार्टिकल्स बढ़ने की वजह से जो आपका सरफेस एरिया है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज। साइज रिडक्शन लीड्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 12, डिफाइन क्यूलेट। क्यूलेट की यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है, तो वो देखते हैं। क्यूलेट इज अ ब्रोकन ग्लास दैट इज मिक्स इन न्यू मटेरियल विच इज एक्ट एज फ्यूजन एजेंट फॉर द एंटायर मिक्सचर। तो क्यूलेट ये क्या है? ये एक ब्रोकन ग्लास है, टूटा हुआ ग्लास है, कांच है ये एक, जो कि कहाँ पर मिक्स किया जाता है? किसी भी न्यू मटेरियल। अब न्यू मटेरियल मतलब जो ग्लास के मटेरियल बनाए जाते हैं उनमें ये ब्रोकन ग्लास हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। किसके लिए? विच इज एक्ट एज फ्यूजन एजेंट। ये जो ब्रोकन ग्लास है ये फ्यूजन एजेंट की तरह काम करता है एंटायर मिक्सचर के लिए। मतलब जो भी हम न्यू मटेरियल बना रहे हैं तो उसको फ्यूज करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हम क्यूलेट का यूज़ करते हैं। क्यूलेट क्या होता है? ये एक ब्रोकन ग्लास होता है। तो ये क्यूलेट की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा नहीं है ये यहाँ पर हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए सैक्रिन, बी साइक्लामेट्स, सी एस्पार्टेम, डी हनी। तो इनमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा नहीं है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो सैक्रिन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, साइक्लामेट्स ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एस्पार्टेम ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर करके यूज़ किया जाता है। हनी, हनी ये कहाँ से मिलता है? हमें नेचुरली मिलता है। तो हनी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, ये नेचुरल स्वीटनर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। हमें ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कौन सा है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हनी, बी लेमन, सी सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम बेंजोएट। अब ऑप्शन में आप देखिए, सबसे पहला हनी दिया गया है। तो हनी क्या है? ये हमें नेचुरली मिलता है, तो ये हो गया नेचुरल प्रिजर्वेटिव। हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव पूछा गया है, तो हनी ये ऑप्शन नहीं होगा। लेमन ये भी हमें नेचुरली मिलता है, ये भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट, NaCl, ये बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव करके काम करता है सोडियम क्लोराइड, पर ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं है। देन लास्ट ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 15, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपोइया वॉज पब्लिश इन। तो जो थर्ड एडिशन है इंडियन फार्माकोपोइया का वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 1955, बी 1985, सी 1966, डी 1996। तो जो इंडियन फार्माकोपोइया का थर्ड एडिशन है वो 1985 में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 16, द फर्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपोइया वॉज पब्लिश्ड बाय।
तो जो सबसे पहली इंटरनेशनल फार्माकोपोइया थी वो किसने पब्लिश की थी, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो आपका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO कहते हैं शॉर्ट में। तो WHO ने इंटरनेशनल फार्माकोपोइया, जो पहली इंटरनेशनल फार्माकोपोइया थी, वो पब्लिश की थी। देन नेक्स्ट MCQ नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बोथ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। तो हमें ऑप्शंस में कुछ मिल्स दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा मिल है जो कि एट्रिशन और इम्पैक्ट इन दोनों प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हैमर मिल, बी बॉल मिल, सी कटर मिल, डी पिन मिल। तो इनमें से कौन सा ऐसा मिल है जो कि एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। पर बॉल मिल जो है वो एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉल मिल। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 18, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड की यहाँ पर हमें डेफिनेशन पूछी गई है। फार्मास्यूटिकल एड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स बट आर इसेंशियल टू बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि फार्मास्यूटिकल एड्स ये ऐसे सब्सटेंस है विच हैव नो और लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, या तो बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, पर फिर भी ये इसेंशियल होते हैं, ये इसेंशियली यूज़ किए जाते हैं। जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है, जो भी मेडिसिन है, उनमें ये इसेंशियली यूज़ किए जाते हैं। हालांकि इनका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो सब्सटेंस है, ये जो ऐसे जो सब्सटेंस है जो कि इसेंशियली यूज़ किए जाते हैं जबकि इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ही नहीं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। तो इस तरीके से ये फार्मास्यूटिकल एड की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 19, राइट एनी टू मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग। तो यहाँ पर हमें कोई भी दो मटेरियल के नाम लिखने हैं जो कि पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो मेडिसिन होते हैं उनके पैकेजिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनमें से कोई भी दो मटेरियल्स यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला है ग्लास, सेकेंड प्लास्टिक। तो इस तरीके से ये मटेरियल्स हो गए जो कि पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 20, प्लास्टिक विच गेट्स सॉफ्टेन इनटू विस्कस फ्लूइड ऑन हीटिंग एंड अगेन हार्डन्स ऑन कूलिंग कॉल्ड। तो प्लास्टिक जो कि सॉफ्ट हो जाती है विस्कस फ्लूइड में, मतलब वो फ्लूइड बन जाती है, विस्कस फ्लूइड बन जाती है जब हम उसको हीट देते हैं। हीट देने पर प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाती है, विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर से हार्ड हो जाती है। फिर से वो हार्ड हो जाती है जब हम उसको कूल करते हैं, जब हम उसको ठंडा करते हैं तब वो फिर से हार्ड हो जाती है, और जब हीट देते हैं तो वो विस्कस फ्लूइड बन जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो आपका सही आंसर है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि हीट देने पर फ्लूइड में कन्वर्ट होते हैं और उनको कूल करने पर वो फिर से हार्ड हो जाते हैं। और प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। तो थर्मोसेट थर्मोप्लास्टिक की तरह नहीं होते। थर्मोप्लास्टिक ये सॉफ्ट हो जाते हैं, देन कूल होने के बाद फिर से हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सही आंसर है थर्मोप्लास्टिक। तो इस तरीके से ये कुछ MCQs हो गए फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट के। ऐसे ही और MCQs के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।